Hello guys, welcome to PW Only IAS, and today we are going to take a lecture on enlightenment and its relation with emergence of sociology. ठीक है? So by the time we end this lecture, you will be clear about how enlightenment paved path for emergence of sociology, and इससे related कुछ questions भी आते हैं यूपीएससी में आ रखे हैं, वो भी समझेंगे कि कैसे उसके लिए आंसर फ्रेम करना होता है ना. So we will try and look at the relevant content related to this topic holistically. ठीक है, तो अगर हम लोग एनलाइटनमेंट पीरियड की बात करें, है ना, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनलाइटनमेंट पीरियड को और रेनेसा पीरियड को सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना. रेनेसा आप देखते हैं 13-14 सेंचुरी के आसपास, है ना, चेंजेस यूरोपियन सोसाइटी में आने शुरू हो गए थे और वहीं पे रेनेसा का इमर्जेंस हम लोग स्ट्राइक होते हुए देखते हैं. लेकिन एनलाइटनमेंट पीरियड एक्चुअली रिफर करता है वैसे चेंजेस जो यूरोपियन सोसाइटी में हुए, स्पेशली अराउंड 17th एंड 18th सेंचुरी. सो आप ये कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट पीरियड इज प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स ऑफ रेनेसा पीरियड. ठीक है, सो एनलाइटनमेंट पीरियड है क्या? व्हाट इज इट? इट इज द ग्रेट एज ऑफ रीजन, है ना. इसको हम कहते हैं द ग्रेट एज ऑफ रीजन. इस पीरियड में हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ था यूरोपियन सोसाइटी में, या फिर हम कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट इज अ फिलोसॉफिकल इट इज अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट हैड अकर्ड इन, कहां पे हुआ था ये? इन यूरोपियन सोसाइटी, है ना, इन यूरोप. कब? 17th 18th सेंचुरी के आसपास. ठीक है, तो एक ऐसा इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल मूवमेंट है विच डोमिनेटेड यूरोप एंड लेटर ऑन इट इन्फ्लुएंस्ड द होल ग्लोब, है ना. इस वक्त क्या हुआ था कि बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग डिकेइंग आइडियाज जो थे, है ना, मतलब कि आप समझिए कि ऐसे आइडियाज जो कि बहुत ही स्टैटिक हो चुके थे, सोसाइटी इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया, है ना, इसको ओवरथ्रो करने की कोशिश किया, है ना. हम देखते हैं कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल थिंकर्स वो इमर्ज होते हैं, उनकी राइटिंग्स बहुत पॉपुलराइज होती है इस पीरियड में, लोगों में इंपैक्ट क्रिएट करता है, उनके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और आप धीरे धीरे देखते हैं कि यूरोपियन समाज में इस प्रकार से बदलाव आना शुरू हो जाता है ना. एनलाइटनमेंट पीरियड कुछ रेंज ऑफ आइडिया के अराउंड सेंटर्ड था. जैसे कि आपको समझना है कि कुछ ऐसे वैल्यूज आ गए, है ना, जैसे कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया. हम लोग देखते हैं जब यूरोपियन सोसाइटी डार्क एज में था तो उस वक्त में जीवन काफी कठिन थी और ह्यूमन बीइंग का लाइफ जो था वो सफरिंग से एसोसिएटेड था, है ना. अब सोसाइटी में लोग परसूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की परसूट में लग गए, ज्ञान की खोज में लग गए, है ना. नॉलेज वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड. ऐसा नहीं है कि नॉलेज पहले सेलिब्रेट नहीं होता था, लेकिन इस पहले हम देखते थे ना कि एजुकेशन या क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, इसका मेजर फोकस जो था ना बच्चा, वो प्योर साइंस पे था. मतलब हम ज्ञान खोज रहे हैं, फिलॉसफी से डेवलप कर रहे हैं. बट अब नॉलेज ने अपना कोर्स चेंज कर लिया था. अब नॉलेज का कोर्स क्या हो गया था कि हम नॉलेज को गेन करेंगे और उसको अप्लाई करके ह्यूमन बीइंग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करेंगे. सो व्हाट यू सी दैट थ्रू दिस परसूट ऑफ नॉलेज, व्हेन द नॉलेज वाज अप्लाइड साइंसेस, है ना, दे स्टार्टेड टू ग्रो, दे इंप्रूव्ड, और इससे क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ह्यूमन बीइंग्स का, राइट, दैट ऑल्सो स्टार्टेड टू इंप्रूव. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग पे फोकस था कि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो हम हासिल करेंगे,
इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजनिंग, है ना। इसको तभी बोलते हैं ग्रेट एज ऑफ रीजन, रीजनिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था। मतलब कि जब हम इस रीजनिंग की बात करते हैं तो ये रीजनिंग कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ भी आया आप बोल दिए, है ना। इट शुड बी बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे भगवान ने हम लोगों को कुछ सेंसेस दिए हैं ना, तो ये हमारे सेंसेस है ना, आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन, तो बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ सेंसेस, है ना, जो चीज को हम सेंस करेंगे उस चीज के बेसिस पे हम सोसाइटी में रीजनिंग करेंगे और वहां से हम लोग नॉलेज पे पहुंचेंगे। दैट इज वाई एम्पिरिसिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट वाज एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, है ना। तो ये जो नॉलेज है, ये रैंडम नॉलेज मनगढ़ंत कहानी से नहीं आ रहा है या ये रिलीजियस प्रीचिंग से नहीं आ रहा है, ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से आ रहा है ना। सो फोकस वाज ऑन ऑब्जर्वेशन इन सोसाइटीज, फोकस वाज ऑन एविडेंस बेस्ड परसूट ऑफ नॉलेज, है ना। रैशनैलिटी ये बहुत पॉपुलराइज होने लगा, है ना। रैशनैलिटी, है ना, लोग रैशनल बनने लगे, रैशनल प्रिंसिपल्स को सेलिब्रेट करने लगे। लॉजिक, है ना, लॉजिक का सेलिब्रेशन होने लगा। कॉग्निटिव थिंकिंग को समाज में बढ़ावा दिया गया। साइंटिफिक आउटलुक, ठीक है, साइंटिफिक आउटलुक पे फोकस आ गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे और आइडियाज आए, जैसे कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ फ्रैटर्निटी, इस पीरियड में आइडिया ऑफ इक्वालिटी ये भी बहुत पॉपुलराइज हुआ, जो कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड पीरियड देखते हैं। फोकस वाज आल्सो ऑन प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन प्रोग्रेस, है ना, प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन सोसाइटी, है ना। इसके अलावा हम एक और चीज देखते हैं जो इस पीरियड में हमें डेवलप होते हुए दिखता है, इसकी सेकुलराइजेशन होना लगा सोसाइटी का। सेकुलराइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, एक तो सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन वो डिक्लाइन करने लगा, क्योंकि डार्क एज में हम देखते हैं कि चर्च, है ना, रिलीजन इट यूज टू डिक्टेट मोरालिटी ऑफ सोसाइटी, लेकिन इस टाइम तक क्या हुआ, उसका सोशल सिग्निफिकेंस डिक्लाइन करने लगा एंड देयर वाज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। देयर वाज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, है ना। इस पीरियड में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो कि रेनेसा में ही शुरू हुआ था, वो लोगों में और फर्दर स्ट्रेंथन हुआ, ठीक है, along with the lines of rationality. In fact, three main ideas that came out of enlightenment period, ठीक है, was इंडिविजुअलिज्म, है ना, मतलब फोकस अब एक इंडिविजुअल पे आ गया। इस चीज को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, मतलब एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी मैटर्स, है ना, इंडिविजुअल की लिबर्टी, है ना, उसके राइट्स, इन सब पे बातें हुई ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके और इंडिविजुअल अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर सके। रीचिंग मैक्सिमम पोटेंशियल। दूसरा था स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म को कई दफा लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मतलब हुआ स्केप्टिक होना, मतलब डाउटफुल होना। आप कई दफा डिक्शनरी में देखेंगे कि इसका मतलब आपको डाउटफुल होना ऐसे करके दिखाएंगे, बट आइडियली जब हम स्केप्टिसिज्म की बात करते हैं, है ना, सो इसका मतलब क्या हुआ कि people are able to think critically and methodically, है ना, मतलब critical and methodical
क्रिटिकल एंड मेथोडिकल थिंकिंग। और तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस पीरियड में पॉपुलराइज हुआ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रीजनिंग। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं कमिंग आउट ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो एक कुछ और इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस थे जो कि एनलाइटनमेंट पीरियड में निकल के आ रहे थे, और इसको बाद में हम लोग लिंक करेंगे विथ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे कि देयर वाज अ फिलॉसफी कॉल्ड पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या था ना, ये एक ऐसी फिलॉसफी थी, है ना, जो बिलीव करती थी कि नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के मेथड को यूज करके हम लोग सोसाइटी को पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये मानते थे कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा थॉट, है ना, ये ऑलरेडी सोसाइटी में गिवन जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उससे कंट्रोल्ड है ना। देयरफॉर सिमिलर नेचुरल साइंस, क्योंकि उस वक्त में सोसाइटी में साइंस बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा था, है ना। साइंटिफिक आउटलुक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस पे सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा फोकस था। क्योंकि साइंटिफिक आउटलुक और साइंटिफिक प्रोग्रेस में सोसाइटी में बहुत ज्यादा फोकस था, राइट। तो ये चीजें बहुत आसान हो गई थी लोगों को समझना, है ना, कि साइंस से हमारे लाइफ को इंप्रूव भी किया जा सकता है, और साइंस इज अ बेटर मीन्स टू कम क्लोजर टू द ट्रूथ। साइंस से हम सच के ज्यादा नजदीक आ सकते हैं, है ना, क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड स्टडी करता है, राइट, ऑब्जेक्टिव स्टडी करता है, बायसेस को एलिमिनेट करके अपने जजमेंट्स पे अराइव करने की कोशिश करता है। तो पॉजिटिविज्म इसीलिए इसी साइंटिफिक आउटलुक के इन्फ्लुएंस में एक फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है पॉजिटिविज्म। सो पॉजिटिविज्म कैसा फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है? ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है जिसमें लोग सोचते हैं कि, स्कॉलर सोचते हैं कि बाय यूजिंग द मेथड्स ऑफ नेचुरल और फिजिकल साइंस, है ना, सोसाइटी कुड बी, है ना, सोशल फेनोमेना कुड बी अंडरस्टूड और स्टडीड, राइट। तो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा साइंटिफिक आउटलुक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस तो हुआ ही, हम देखते हैं साइंस के फील्ड में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, राइट। इसके अलावा हमने देखा है कि जो रेनेसा के कुछ एनलाइटनमेंट पीरियड के जो थॉट्स थे, वैल्यूज थे, वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में भी आपको चेंज लाते हुए देखता है। क्योंकि आपको कुछ पॉलिटिकल फिलॉसफी, है ना, कुछ पॉलिटिकल फिलॉसफी आपको इमर्ज होते हुए दिखते हैं, और इसका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंज लाने में, जो कि जिसका मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अगर मैं बहुत ही ब्रीफली बात करूं तो हम देखते हैं बहुत सारे चेंज एजेंट्स इस पीरियड में इमर्ज हुए थे, जैसे कि मैकियावेली, है ना, उनको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर बुलाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, है ना, उनकी बहुत फेमस बुक थी मैकियावेली की, द प्रिंस। है ना, इसमें बेसिकली मैकियावेली ये बात करते हैं कि सोसाइटी का जो सारा इल है उसका सॉल्यूशन कहां लाई करता है? उसका सॉल्यूशन लाइज इन उसका सॉल्यूशन लाइज इन सेंट्रलाइज्ड मोनार्क। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड मोनार्क। इसके अलावा
हम और बहुत सारे थिंकर्स को आते हुए देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जॉन लॉक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर इस पीरियड में आते हैं। अब जॉन लॉक का क्या कहना था? जॉन लॉक कहते हैं कि भैया सोसाइटी, कलेक्टेड हैप्पीनेस, जो कलेक्टिव हैप्पीनेस है सोसाइटी का, दैट इज द पिलर ऑफ गुड स्टेट, है ना। सोसाइटी की जो कलेक्टिव हैप्पीनेस है, जिस सोसाइटी में सारे लोग कलेक्टिवली खुश हैं, है ना, वो सोसाइटी को एक अच्छा सोसाइटी बोला जाएगा, या वो स्टेट को एक अच्छा स्टेट बोला जाएगा। जॉन लॉक काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है ना। ही हैड एडवोकेटेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, है ना। ये बोलते हैं कि समाज को अगर अच्छा स्टेट चाहिए और अच्छी सोसाइटी बनानी है, हैप्पीनेस देना है, तो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, डेमोक्रेसी की सीट देख रहे हैं शो की जा रही है। वो बोलते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग को कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल राइट्स तो मिलने ही चाहिए, जिसको वो बोलते हैं नेचुरल राइट्स। एवरी इंडिविजुअल बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वो ये नेचुरल राइट्स एंजॉय करता है। अभी आप देखिए फ्रेंच सोसाइटी में बैकग्राउंड ऐसा था ना कि देयर वाज डिवाइन राइट टू ऑफ किंग टू रूल, है ना। किंग को द चोजन वन डिक्लेयर किया जाता था कि गॉड ने उनको चूज किया है ना। चर्च से उनको ब्लेसिंग मिलती थी और उनको कंसिडर किया था कि भैया उनके पास डिवाइन राइट है रूल करने का। एंड जो इंडिविजुअल सिटीजन्स थे ना, पीपल, कॉमनर्स, दे डिड नॉट हैव एनी राइट्स। बट जॉन लॉक अपने राइटिंग से बताते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, देयर आर सम मतलब सम आइडियाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 3 राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इन सब को हम लोग लिंक करेंगे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से। और बहुत सारे थिंकर्स आए, थॉमस हॉब्स करके एक थिंकर आए, हु हैड एनविजन्ड ऑफ रैशनल एंड कंट्रोल्ड स्टेट, है ना। राइट तो आपको अभी तक मैं जो चेंजेस बता रहा हूं, ठीक है, अब देखिए एनलाइटनमेंट पीरियड में आप क्या देख रहे हैं कि एक तो वैल्यू में, थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है, राइट। दूसरा आप देख रहे हैं कि उस थॉट प्रोसेस का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे अराउंड, कुछ मटेरियल चेंजेस दिखते हैं। और तीसरा, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आते हुए दिखता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस को कई दफा हम लोग मटेरियल चेंजेस में डाल देते हैं, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं कि साइंस का बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है, राइट। साइंटिफिक प्रोग्रेस इन दिस पीरियड। कोपरनिकन रिवॉल्यूशन तो हो ही चुका था रेनेसा पीरियड में, जिसमें हीलियोसेंट्रिसिज्म को जस्टिफाई कर दिया था निकोलाई कोपरनिकस ने, राइट। उसके बाद जोहानस केपलर आते हैं, वो लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डेवलप करते हैं। तो हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी की फील्ड जो है, गलीलियो द गलीली, उन्होंने उनका टेलीस्कोप काफी फेमस होता है, तो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड जो है वो काफी प्रोग्रेस लेता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फिजिक्स, एनलाइटनमेंट पीरियड में इसका इंपैक्ट आता है और फिजिक्स का बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है, स्पेशली समथिंग दैट वी नो एज न्यूटोनियन फिजिक्स। वो अगले 200 साल के लिए, है ना, फिजिकल साइंस के लिए बेस नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। सो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इस पीरियड में साइंटिफिक प्रोग्रेस का बहुत अच्छा इंपैक्ट दिखता है। फील्ड ऑफ मेडिसिन की जब हम बच्चे बात करते हैं तो आप दिखेगा इसमें पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी, इसमें बहुत ग्रोथ हुआ। मैंने क्या बोला, एनलाइटनमेंट पीरियड का वैल्यू क्या था, एविडेंस बेस्ड स्टडी। तो इस पीरियड में ह्यूमन एनाटॉमी को समझने के लिए हम देखते हैं कि डिसेक्शन ऑफ बॉडी शुरू हो जाता है, डिसेक्शन ऑफ
बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको सर्जरी के फील्ड में प्रोग्रेस होते हुए दिखता है, राइट। तो मेडिकल साइंस ने भी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर लिया इस पीरियड में। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी काफी ग्रोथ हमें दिखता है। फॉर एग्जांपल बहुत ही फेमस है ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सब स्टडी हम लोगों को इस पीरियड में साइंस में होते हुए दिखता है। फिर आपने थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ी होगी चार्ल्स डार्विन की स्कूल में। डार्विन की वो किताब 1858 में पब्लिश होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार्ल्स डार्विन की, है ना, किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें इन्होंने, है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट समझाया था कि कैसे जो सोसाइटी में फिजिकल यूनिवर्स में बहुत सारी स्पीसीज हैं, वो स्पीसीज इवॉल्व करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकरिंग इन फिजिकल एनवायरनमेंट। जो फिट होते हैं वो इवॉल्व कर जाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं टू द न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट, और जो नहीं कर पाते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, राइट। तो बेसिकली सोशियोलॉजी भी ऐसे थॉट प्रोसेसेस से इंफ्लुएंस होता है। आप एक थिंकर के बारे में सुनेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने सोशल डार्विनिज्म डेवलप किया, है ना, वो चार्ल्स डार्विन के वर्क से काफी इंफ्लुएंस उस वक्त में दिखता है आपको। इन जनरल, है ना, इवोल्यूशनरिज्म का इंपैक्ट भी दिखता है इस पीरियड में। इवोल्यूशनिज्म मतलब कि वर्ल्ड, है ना, हमारा फिजिकल यूनिवर्स इज इवॉल्विंग, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज कॉन्स्टेंटली बट स्लोली चेंजिंग। और इसी का इंपैक्ट लेटर बहुत सारे सोशल थिंकर्स पे भी आएगा, जैसे कि सोशल थिंकर्स लाइक ऑगस्ट कॉन्टे, या जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, या फिर सोशल थिंकर लाइक हर्बर्ट स्पेंसर। वो क्या सोचते हैं कि सोसाइटी इज ऑल्सो इवॉल्विंग, है ना, सोसाइटी इज नॉट कंप्लीटली स्टैटिक, सोसाइटी इज ऑल्सो इवॉल्विंग, ठीक है। इसके अलावा साइंस ने इस पीरियड में बहुत सारे इन्वेंशंस किए। साइंटिफिक इन्वेंशंस हम देखते हैं, जैसे कि रिचर्ड आर्कराइट ने इन्वेंट किया, देयर वाज समथिंग कॉल्ड वाटर फ्रेम, है ना। और जेम्स हारग्रीव्स, है ना, हारग्रीव्स इन्होंने इन्वेंट किया था पावर लूम। ये दो मेजर इन्वेंशंस थे। इसके अलावा आप देखेंगे बाद में स्टीम इंजन, जेम्स वॉट, वो सब इस पीरियड में साइंटिफिक प्रोग्रेस में आ रहा है। लेकिन ये दो बहुत ही मेजर इन्वेंशंस थे। क्यों? क्योंकि इन दो इन्वेंशन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैरेक्टराइज होता है। और इसी के आगे जब हम जाते हैं, हम साथ बाई साथ देखते हैं कि भाई और तीन थिंकर्स आते हैं, वोल्टेयर, राइट, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ठीक है। चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं कि कैसे ELJ, है ना, तीनों में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, है ना। एक सेंट्रलाइज्ड एब्सोल्यूट अथॉरिटी वाली बॉडी नहीं होनी चाहिए। एंड J.J. जीन जैक रूसो, बहुत ही पॉपुलर थिंकर हैं ये भी, है ना। इन्होंने भी सोवरेन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की थी, और इन्होंने बोला था कि लोगों का हैप्पीनेस इसी में लाई करता है, अगर, है ना, इफ पीपल, है ना, दे वांट टू अचीव देयर फुल डेवलपमेंट, सो दे मस्ट चूज देयर गवर्नमेंट, है ना। सो बेसिकली बात किस चीज की हो रही है? चोजन गवर्नमेंट की।
तभी लोग अपना फुल डेवलपमेंट रियलाइज करते हैं। ये जो तीन थिंकर्स थे, इनके थॉट से इंफ्लुएंस होकर हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम देखते हैं कि बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था कि सोसाइटी में एस्टेट सिस्टम है ना, एक फ्यूडल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्यूडल सोसाइटी, वो एग्जिस्ट करता था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वो चेंजेस आ गए और हमने क्या देखा कि सोसाइटी में अब डेमोक्रेसी की सीड, रिपब्लिकन की सीड सो कर दी गई थी। हमने देखा कि फ्रांस में नेशनल असेंबली वो एस्टैब्लिश होता है ना, एंड पीपल अंडर लीडरशिप ऑफ बेली, ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, दे टेक ओथ ऑफ व्हाट, ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि यूरोपियन सोसाइटी में अकर किए, और इन सब में इंफ्लुएंस एनलाइटनमेंट पीरियड का था। तो बेसिकली अगर हम एनलाइटनमेंट पीरियड की बात करें तो एनलाइटनमेंट पीरियड ने कुछ आइडियोलॉजिकल है ना, या हम कह सकते नॉर्मेटिव चेंजेस लाए सोसाइटी में, सोसाइटी के थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में है ना, सोसाइटी के थॉट प्रोसेस में चेंज लाया। और उसके अलावा कुछ मटेरियल एस्पेक्ट है ना, मटेरियल एस्पेक्ट इसमें चेंज लाया। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ एनलाइटनमेंट ब्रिंग्स चेंजेस, राइट। मटेरियल एस्पेक्ट में हम लोग बात कर सकते हैं इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का एग्जाम्पल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक का एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राइट। और आइडियोलॉजिकल प्रोग्रेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने जो स्केप्टिसिज्म, इसमें जो हमने रीजनिंग है ना, इंडिविजुअलिज्म, इसकी बात की है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस कुछ आए थे है ना, जैसे कि पॉजिटिविज्म, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इवोल्यूशनिज्म, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। एंड इन सब का होलिस्टिकली इंपैक्ट क्या होता है कि सोसाइटी में हमें चेंजेस आते हुए देते हैं। सोसाइटी के में नॉर्मेटिव चेंजेस भी आते हैं, मतलब सोसाइटी की नॉर्म्स, बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, उसमें चेंज आना, और सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंज आना। जैसे कि जो प्री एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर था एस्टेट स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम का, या प्री एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, या जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, वो अब चेंज हो गया, राइट। और इन सब चेंजेस को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं सोशियोलॉजी का इंफ्लुएंस होता है, राइट। इन सब चेंजेस को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी इमर्जेस एज अ डिसिप्लिन, है ना। तो अब जब सोशियोलॉजी एक एज अ डिसिप्लिन इमर्ज होता है तो इसको सोचा जाता है कि भैया ये तो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए सोसाइटी का। क्या होना चाहिए कि दिस शुड बी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट। बेसिकली मतलब कि एविडेंस बेस्ड स्टडी करेगा सोसाइटी की। रैंडमली कुछ भी जो मन में आया आप नहीं बोल सकते हो। सोशियोलॉजी है, साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या हुआ, एविडेंस बेस्ड स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एम्पिरिकल स्टडी, राइट। तो पहला इन्फ्लुएंस तो आपको यहीं दिख गया एनलाइटनमेंट पीरियड का सोशियोलॉजी में। इसके अलावा है ना, एक सोशियोलॉजी इट गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिलीफ ऑफ पॉजिटिविज्म।
जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे ना, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट, जैसे कि ऑगस्ट कॉन्ट, जिनको बोलते हैं हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर, फॉर दैट मैटर इमाइल डर्कहाइम, ये आपके सिलेबस में भी हैं ये थिंकर इमाइल डर्कहाइम। ये जो थिंकर्स थे, दे आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजी विल इमर्ज एज अ पॉजिटिव डिसिप्लिन। इनफैक्ट ऑगस्ट कॉन्टे का तो एक, मैं आपको सोशल चेंज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। वो बोलता है कि सोसाइटी डेवलप्स इन थ्री स्टेजेस। पहला स्टेज होता है वो थियोलॉजिकल स्टेज होता है, जिसमें लोग रिलीजन के बेसिस पे सोचते हैं। सो उस वक्त में सोसाइटी में लोगों को क्या लगता है कि एवरी थॉट दैट एग्जिस्ट्स, मतलब एवरी इवेंट दैट एग्जिस्ट्स इन सोसाइटी, उसके पीछे कुछ रिलीजियस फेनोमेना है। फिर धीरे धीरे सोसाइटी ग्रो करती है, वो मेटाफिजिकल स्टेज में चले जाती है। अब थोड़ा फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हो जाता है सोसाइटी में। लेकिन जो फाइनल स्टेज ऑगस्ट कॉन्ट सोसाइटी का मानते हैं वो है पॉजिटिव स्टेज, है ना, जिसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का, और अब किसी भी फेनोमेना के पीछे रीजनिंग थ्रू साइंस होने लगता है। तो थ्रू एनलाइटनमेंट ऑगस्ट कॉन्ट भी देखते हैं कि सोसाइटी में ऐसे साइंटिफिक प्रोग्रेस हुए हैं, है ना, और ऐसे मटेरियल चेंजेस आए हैं थ्रू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और पॉलिटिकल चेंजेस थ्रू फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि सोसाइटी में टेम्पररी ब्रीफ पीरियड के लिए डिसऑर्डर तो लाया है, लेकिन ये जो डिसऑर्डर है इट इज रिजल्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, और वो करेक्ट होगा जब सोसाइटी में कंप्लीट फर्म रूटिंग ऑफ साइंटिफिक थॉट हो जाएगा, राइट। तो वो बोलते हैं कि दैट स्टेज विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव स्टेज, है ना। और सोशियोलॉजी को वो मानते हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का हायरार्की पे, एपिटोम पे प्लेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजी खुद में एक पॉजिटिव डिसिप्लिन होगा, है ना, जो कि सोसाइटी को उसी अप्रोच से पढ़ेगा जिस अप्रोच से नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के मेथड्स पढ़ते हैं फिजिकल यूनिवर्स को। तो बेसिकली कॉम्टे क्या मानता है कि जिस प्रकार से हमारा जो फिजिकल यूनिवर्स है, इट इज गवर्न्ड बाय सर्टेन फिक्स्ड नेचुरल लॉज। इसका मानना है उसी प्रकार से कुछ फिक्स्ड नेचुरल लॉज सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं जो कि सोसाइटी को चला रहे हैं, है ना। देयरफॉर उसकी डिस्कवरी सोशियोलॉजी करेगा। तो पॉजिटिविज्म, उससे भी इन्फ्लुएंस हम लोगों को सोशियोलॉजी दिखता है। इसके अलावा सोशियोलॉजी पे हमें इन्फ्लुएंस एनलाइटनमेंट पीरियड का इवोल्यूशनिज्म का भी दिखता है। ये इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस है ना। क्यों? क्योंकि चाहे ये कॉम्टे है चाहे स्पेंसर है, ये लोग क्या मान रहे हैं कि सोसाइटी स्टैटिक नहीं है ना। सोसाइटी में सम एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी है, बट सोसाइटी डायनामिक भी है। मतलब सोशल चेंज पे फोकस आ गया कि हम लोग को सोसाइटी में कुछ चेंजेस होते हैं और उन सोशल चेंजेस को भी पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था एनलाइटनमेंट एरा के बाद सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए थे जो कि ट्विन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा लाया गया था, है ना। तो वो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण सोसाइटी में चेंजेस आए थे, चाहे उसके पॉलिटिकल ऑर्डर में चेंज हो, चाहे उसके इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज हो, चाहे उसके सोशल ऑर्डर में चेंज हो। जी हां, सोशल ऑर्डर में भी चेंज आया। जैसे सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ गई थी, है ना, फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज आने लगा था, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली शुरू हो गई थी, अर्बनाइजेशन होने लगा था, है ना, माइग्रेशन का पैटर्न दिखा था, है ना। जो वर्किंग क्लास थी उसकी कंडीशन पुअर होने लगी थी, पॉवर्टी इंक्रीज कर गया था, है ना, डिजीजेस बढ़ने लगे थे। तो वो सारी चीजें एक बहुत बड़ा कंसर्न बनने लगा, और इन सारे कंसर्न्स को फोकस करते हुए कि दोबारा सोसाइटी में जो ये डिसरप्शन हो गया है, इसमें ऑर्डर कैसे एस्टैब्लिश होगा, इस थॉट को रखते हुए बहुत सारे थिंकर्स बिलीव किए कि अभी की इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की जरूरत है, और सोशियोलॉजी इमर्ज करता है एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में टू स्टडी दीज चेंजेस। तो इससे आप क्या समझते हो कि देखो कैसे एनलाइटनमेंट पीरियड और इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी लिंक्ड है। अब इसी से रिलेटेड हमने देखा था कि एक क्वेश्चन आ गया था, है ना। क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स का 1-2 साल पहले, है ना, कि व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एनलाइटनमेंट paved path for
इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, राइट। अब ये क्वेश्चन जो था 20 मार्क्स था, राइट। आपको 250 से 300 वर्ड मैक्सिमम है, उसी में लिखना है ना। तो आप तो भैया क्या करते, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इस क्वेश्चन में आप एनलाइटनमेंट, अभी मैं आपको पढ़ाया, आप एनलाइटनमेंट को डिफाइन कर देते, दैट एनलाइटनमेंट रिफर्स टू द ग्रेट एज ऑफ रीजन, द 17th and 18th century period of European history, which was characterized by such developments which brought normative as well as material changes, and these changes were unprecedented or unseen in society, and it was centered around the value of growth of human happiness, है ना, individualism, skepticism, पॉजिटिविज्म, वो सारे जो पॉइंट्स है वहां पे लिख दीजिए। तो इंट्रोडक्शन में ही उसके फीचर्स के साथ आपको आते हुए दिख जाएगा, आपने वर्ड को सेव कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, आपको आंसर राइटिंग सीखनी है। आपने एनलाइटनमेंट के प्राइम सेंट्रल फीचर्स जो है वो तो इंट्रोडक्शन में लिख दिया है, सब कुछ जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं पढ़ाया था। आप उसके बाद सीधे फोकस आ जाइए कि एनलाइटनमेंट ब्रॉट मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल चेंजेस, है ना। मटेरियल चेंजेस के अंदर लिखिए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली दो लाइन की सोसाइटी में इसे कारण चेंजेस आ गया, पॉलिटिकल ऑर्डर में चेंजेस आ गया। पहले एस्टेट सिस्टम था, फ्यूडल स्ट्रक्चर था, उससे हमको सीड ऑफ डेमोक्रेसी शो होते हुए दिखती है ना। फ्रांस जो है, फ्रांस में डिवाइन राइट टू रूल जो था किंग का, उसको क्वेश्चन कर दिया जाता है, और हम देखते हैं कि सीड ऑफ रिपब्लिकन और चोजन गवर्नमेंट, है ना, वो उसकी बातें होती है। उसके अलावा फ्रांस में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, वो होता है। तो ये पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं लोगों को, ये चेंजेस थे। और मटेरियल चेंजेस में इकोनॉमिक ऑर्डर में आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर दीजिए, है ना, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड फेनोमेना जैसे कि आपको इनइक्वालिटी इंक्रीज की, नए क्लासेस इमर्ज हुए, बुर्जुआ मतलब कि कैपिटलिस्ट, एंड प्रोलेटारियात मतलब कि मैनुअल वर्कर, है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर। उसके अलावा बोले कि वर्किंग क्लास की कंडीशन काफी पुअर हो गई थी, पॉवर्टी था, वर्किंग कंडीशन खराब था, है ना, डिजीजेस बढ़ने लगा सोसाइटी में, क्राइम बढ़ने लगा, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो गया क्योंकि लोग माइग्रेट करके शहर आने लगे काम करने के लिए, है ना, मास लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा, है ना, गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड टू बी एक्सचेंज्ड इन द मार्केट। ये सारे पॉइंट्स आप वहां पे लिख दीजिएगा। और देन, है ना, तो आपने एक एस्पेक्ट तो लिख दिया मटेरियल, है ना। दूसरा एस्पेक्ट जो आप लिखिएगा वो लिखिएगा आप नॉन मटेरियल, है ना। नॉन मटेरियल के अंदर आप लिखिए आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें एनलाइटनमेंट के कुछ आइडियोलॉजी जैसे स्केप्टिसिज्म, है ना, इंडिविजुअलिज्म, और ये रीजनिंग, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रैशनैलिटी, इन सारे पॉइंट्स को आप लिखिए। और दूसरे साइड आप लिखिए इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस, और इसके अंदर आप मेंशन कर दीजिए पॉजिटिविज्म, है ना, इवोल्यूशनिज्म, सोशल वेलफेयरिज्म, है ना, सोशलिज्म भी तब बहुत पॉपुलर हुआ था, उसे कारण सोशल सर्वे होता है, राइट। ये भी एक इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस था, राइट। सोशल सर्वे होता है इस पीरियड में क्योंकि सोसाइटी में काफी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ये ग्रो करते हुए दिखती है। वो सारे पॉइंट्स लिखिए, और इसके कारण आप बोले कि इन सब का इन्फ्लुएंस होता है और सोशियोलॉजी इमर्ज होता है, जो सोसाइटी के जो मटेरियल एज वेल एज नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में चेंज आए हैं, उन चेंजेस को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह इमर्ज होता है। एंड यू मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन, है ना, एंड देन यू कंक्लूड योर आंसर। और जब आप कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे तो डू एंश्योर कि आप कुछ थिंकर्स इंक्लूड कर दें, सोशियोलॉजिकल थिंकर जैसे स्पेंसर, है ना, इमाइल डर्कहाइम, कॉन्टे, 2-3 थिंकर्स, या सेंट साइमन, है ना, इनको आप इंक्लूड कर दें। अब इस प्रकार से जब आप लिखिए अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन के हर डिमांड को आपने एड्रेस कर दिया, और कितना अच्छा स्ट्रक्चर भी बन गया है आपका, रैंडम नहीं है। मटेरियल, नॉन मटेरियल, मटेरियल के अंदर आपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, है ना, या फिर आप उसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल, और इधर
नॉन मटेरियल में आप आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल, है ना, इस प्रकार से आप बताते हैं। और इन सब को, इन हर चीज को अल्टीमेटली आपको लिंक करना है ना, प्री कंक्लूसिव एनालिसिस में, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में, एंड दैट इज व्हेन यू कंक्लूड योर आंसर। अब बताओ कितना होलिस्टिक हो जाएगा। सो व्हेन यू अप्रोच, व्हेन यू लर्न इन दिस मैनर, कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पहले कंटेंट को समझो, डेवलप करो, एंड देन उसको आंसर कैसे अप्रोच होगा, है ना, उससे रिलेट करके समझो, थिंग्स बिकम वेरी इजी। सो सोशियोलॉजी दिस वे बिकम्स अ केक वर्क, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट डेवलप content in a structured manner, consolidate your content, understand the concepts associated, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो आप उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। बस क्वेश्चन में क्वेश्चन के नीड को समझो, बस जो नीड है कॉन्टेक्चुअल जस्टिफिकेशन उसी का करना है आपको, उसी को फुलफिल करने की कोशिश करो। और उसके अलावा जो दो चार चीज आपको फोकस करनी है वो ये है कि आप मटेरियल और नॉन मटेरियल चेंजेस, जैसे इस क्वेश्चन में हो गया, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन आएगा तो जो भी आप स्ट्रक्चर उसके लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लीजिए, और उसके बाद लिमिटेड टाइम में जो भी क्वेश्चन का डिमांड होगा, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 150 से 200 वर्ड के बीच में, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 250 से 300 वर्ड के बीच में, आप इसके बीच में आंसर को डेवलप कर लीजिए, खत्म कर लीजिए, एंड ट्रस्ट मी, यू विल डू गुड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।